ज़्यादा उत्सुकता है यार। मैं तो इनफैक्ट ये महसूस कर पा रहा हूँ कि लोग देखेंगे और जब उनका रिएक्शन आएगा तब मैं क्या फील कर रहा हूँ। अनारकली का जहाँ नाम आता है तो डांसिंग का ही पहला किरदार हमें जहन में आता है। जी बिल्कुल। तो ये किस मतलब सब्जेक्ट पे बेस्ड है, कुछ थोड़ा बताना चाहिए? ये एक स्ट्रीट फीमेल फोक सिंगर की कहानी है जो बिहार के एक छोटे से ज़िले में सेटअप है और वहाँ पे उसका अपना एक जीवन संघर्ष है। ऐसा तीखा संघर्ष है कि उसको वहाँ से दिल्ली आना पड़ता है। फिर दिल्ली में हमारी बहुत सारी फिल्म चलती है और फिर वापस आरा में जो है वो आती है फिल्म। तो ये कुल मिलाकर के हमारी कहानी है। सर बिहार में अभी भी देखा जाए तो औरतों के बारे में भी बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है और बहुत चीज़ें देखा जाए तो ये मूवी में भी ऐसा कुछ देखने मिलेगा क्या? रिस्ट्रिक्शन है या उनके ऊपर जो अन्याय अभी भी होता है बिहार में? देखिए, हमारी फिल्म में खुली हुई महिला की कहानी है, इस पर कोई बंदिश नहीं है ना। वो एक स्वतंत्र महिला की कहानी है। ऐसी महिला के साथ जब कुछ बुरा होता है तो फिर क्या क्या होता है, ये समझने देखने के लिए हमारी फिल्म को देखना चाहिए, अनारकली ऑफ आरा को। सर आपने कब सोचा था कि स्वरा जी को ही कास्ट करना चाहिए, कब ज़हन में? 2 साल पहले जब फिल्म की यात्रा शुरू हुई थी तो बहुत सारे नाम आए गए, उसमें स्वरा का नाम बहुत ही प्रोमिनेंटली उभर के सामने आया, तो स्वरा के साथ। सर कैसा एक्सपीरियंस है स्वरा जी? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुली, जैसी हमारी अनारकली सिनेमा में है वैसी ही स्वरा अपनी निजी ज़िंदगी में है। सर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ या आपको यादगार मीन्स पूरे जर्नी में मूवी के लिए ऐसा कोई शेयर करना चाहिए? हाँ, मतलब मैं एक इंसिडेंट जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि पूरे 35-36 दिन का जो हमारा शेड्यूल था उसमें स्वरा का काम 27-28 दिनों का था। इसके बाद आमतौर पे अभिनेत्रियाँ जो हैं वो निकल जाती हैं अपने, मतलब बम्बई आ जाती हैं, बाकी के काम होते रहते हैं। बट स्वरा सेट पे रही, स्वरा ने मुझे असिस्ट किया, स्वरा ने क्राउड कंट्रोल किया। इस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट जो है आमतौर पे देखने को नहीं मिलता, तो स्वरा तो औसम है इस मामले में। सर डायरेक्टर की जो भूमिका रहती है, सब जो भी सीन रहती है बहुत ही पैशनेट के साथ किया जाता है, पर बहुत सारे ऐसे सीन डिलीट कर दिया जाते हैं सेंसर बोर्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर कैसा क्या कहना चाहिए? नहीं, हमारी फिल्म में सेंसर बोर्ड ने एक सीन डिलीट किया है, बाकी 10 शब्द जो हैं उसके ऑप्शन मांगे हैं और कुछ म्यूट करने को कहा है। तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप एक कंप्लीट फिल्म बनाते हो, उसमें से कुछ अगर कैंची चलाई जाती है तो बुरा लगता है। हमने फ़ाइट करने की कोशिश भी की पर हमारे पास समय नहीं था कि हम उस दिशा में आगे बढ़ के फिल्म को थोड़ा कठिन बना देते, तो हमको मानना पड़ा, लेकिन बहुत दुख के साथ मानना पड़ा। सर आप कितना एक्साइटेड है अनारकली को लेकर? किस बारे में? अनारकली मूवी को लेकर? अच्छा, मूवी को लेकर ये जब जैसे कि विनाश जी ने मेरे से मिले 1.5-2 साल पहले, तो एक कहानी सुनाई कि एक वन लाइनर मुझे सुनाई कि एक लड़की की कहानी है एंड शी इज़ इरोटिक सिंगर। सो मुझे वो जो लाइन थी कि एक सिंगर है वो भी इरोटिक है और वो भी स्टेज पे गाने गाती है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी सब्जेक्ट। मैंने कहा आई शुड मेक ए मूवी ऑन दिस सब्जेक्ट। 18-20 ड्राफ्ट हमने चेंज किए, स्वरा ने काफ़ी चेंजेस उसमें किए, स्वरा ने काफ़ी रिसर्च करी, हम लोग काफ़ी शहर गए, वो स्वरा मेरठ गई, देन शी वेंट टू बनारस, आरा, तो काफ़ी रिसर्च करके फिल्म का सब्जेक्ट फाइनल हमने तैयार किया। सर रिलीज़ की डेट जितनी इतनी नज़दीक आती है तो प्रोड्यूसर पे कितना प्रेशर जमता है, ऐसा कुछ है आप पे भी प्रेशर है ऐसा? प्रेशर फिल्म को लेके नहीं है, बाकी प्रेशर अच्छी रिलीज़ को लेके है कि अच्छे टाइमिंग्स मिल जाए, अच्छे हॉल्स मिल जाए। फिल्म जब से ट्रेलर आया है प्रेशर थोड़ा कम हुआ है मेरा, बिकॉज हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वी आर गेटिंग ए वेरी पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। सो उस मामले में कम है, बट अब प्रेशर ये है कि अच्छी रिलीज़ हो जाए, अच्छे टाइमिंग्स मिल जाए। सर काम के प्रति कैसे थे स्वरा जी और अविनाश जी के साथ बहुत काम करके कैसा अच्छा, लगा? वो स्वरा ने अपने आप में बहुत मेहनत तो करी है, बट जैसा कि विनाश जी ने कहा, फिल्म के साथ साथ वो बाकी और डिपार्टमेंट भी उसने देखे हैं और चीज़ें भी, एक यूनिट को एक साथ रखा है और आज तक वो हर चीज़ में शी इज़ बिन गिविंग लॉट ऑफ सपोर्ट टू अस, सो शी इज़ बिन वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सर ऑल ओवर मुंबई में कितने स्क्रीनिंग ऑक्यूपाइड की है अभी? या ये कुछ हमारे decided को हुआ है? कोई भी फिल्म का डिसीज़न, चाहे वो अनारकली हो चाहे कोई भी हो, वो 2 या 3 दिन पहले होता है प्रोग्रामिंग टीम से कि पिक्चर कितनी गर्म है, कहाँ कहाँ पे उसके व्यू डिमांड आ रही है, सब डिस्ट्रीब्यूटर से कहाँ आ रही है। बट हमारा मानना है इट विल बी रिलीज्ड ऑल अक्रॉस इंडिया इन ए मेजर, अच्छी तरह से बहुत अच्छी रिलीज़ होगी इस फिल्म की। सर दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे यार मूवी के लिए? दर्शकों को सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आसपास की बहुत मतलब जो घटनाएं होती हैं स्त्रियों के प्रति, उसके साथ उसके खिलाफ खड़े होने के लिए जो है 24 मार्च को अनारकली ऑफ आरा ज़रूर देखें। थैंक यू सर।
बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक कि कोई भी कलाकार को जब प्रशंसा मिलती है ऑडियंस से, उससे बेटर क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पूरे जो हमारा पेशा है, जो हमारा काम है, उसका वही मकसद है कि ऑडियंस तक पहुंच पाएँ और ऑडियंस को पसंद आए जो हम कर रहे हैं। सो अनारकली का के लिए जो रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स आया है एंड अच्छा लगता है। बाकी फिल्म जो है 24 मार्च को रिलीज़ करी है, सो आई होप कि ये जो इतनी प्रशंसा है ये टिकट्स में भी ट्रांसलेट करे। अनारकली जब आपके पास सबसे पहले स्क्रिप्ट आई थी तो थोड़ी ये ऑड है, तो कैसे आपका थिंकिंग क्या थी, क्या मुझे करनी चाहिए? नहीं यार, एक्चुअली ऑनेस्टली ये स्क्रिप्ट अव्वल तो मेरे लिए नहीं आई थी। अविनाश जी इतने महान आदमी हैं, इन्होंने ये मुझे पहले से जानते थे, पार्टी में हम लोग एक मिले और ये मुझे इन्होंने स्क्रिप्ट की टाइटल, उस टाइम टाइटल था अनारकली आरा वाली, उन्होंने ये टाइटल मुझे सुनाया और सिनॉप्सिस सुनाई और मैं मन में बहुत खुश हो गई। मुझे लगा मेरे को ऑफर करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा टाइटल, मुझे प्रेमिस बड़ा अच्छा लगा। और फिर कहते हैं नहीं, मैं ये एक दूसरी एक्ट्रेस के लिए को सुनाना चाहता हूँ, तो क्या आप स्क्रिप्ट पढ़ लेंगी? मैंने सोचा एक्सक्यूज़ मी, कैसा आदमी है ये, एक एक्ट्रेस को दूसरी एक्ट्रेस को पिच करने के लिए स्क्रिप्ट प्रूफ रीड करवा रहा है। तो लेकिन इतना वो आकर्षक लगा मुझे आइडिया, मैंने कहा हाँ मैं पढ़ लूँगी। तो मैंने पढ़ा और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या कमेंट लगे, तो मैंने उन्हें पूछा आप सच में जानना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो हम लोग मिले और हमने 4.5 घंटे बात की, डिस्कस किया स्क्रिप्ट के ऊपर, और उसके बाद से मैं उनकी रीडर बन गई। तो एक्चुअली उनकी एक्टर बनने से पहले मैं उनकी रीडर बनी। उन्होंने 20 से ऊपर ड्राफ्ट लिखे होंगे टोटल स्क्रिप्ट के और मैंने सारे पढ़े हैं। फिर उसके बाद खैर जो हुआ हुआ और उन्होंने फाइनली मुझे 1 साल के बाद शायद फिल्म ऑफर करी। और तो इसलिए जब मैं अग्री किया, मैं सही में करना चाहती थी अनारकली की स्टोरी। मुझे एक अजीब सा फेथ था इस कहानी में, जो तब से शुरू हो गया जब से कुछ नहीं था, एक कहानी थी बस, कोई प्रोड्यूसर नहीं था अविनाश जी के पास, कुछ नहीं था, कोई सेटअप नहीं, कुछ नहीं। धीरे धीरे हमने एक साथ मिलकर ये कहानी और टीम बनाई है और प्रोड्यूसर आए, फिर उन्होंने ऑब्वियसली अपने रिसोर्सेज लगाए और फिर ऐसे ऐसे करते जो फिल्म है वो बनी है। तो मैंने अनारकली को तो मैंने अनारकली को कहते हैं ना जैसे छोटे बच्चे न्यू बॉर्न से लेके फिर एक पूरी फिल्म बनते हुए देखा है। तो मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ इस किरदार से एंड मुझे लगता है कि मेरा फेथ सही है। मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को पाती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है फिल्म करने की। मैम ये कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है, तो इसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की? क्योंकि आप निजी जिंदगी में थोड़ी अलग है और इसकी थोड़ी बोल्ड और बिंदास है, तो कितनी तैयारी की थी आपने? वेल काफ़ी तैयारी करनी पड़ी, जो कि मुझे लगता है हर अच्छे किरदार को निभाने के लिए, हर ऐसा किरदार जो आपको किसी तरीके की ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दे, जो चैलेंज करे आपको, उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे नील बड़े सन्नाटा के लिए भी मुझे करनी पड़ी, सेम अनारकली के लिए भी करनी पड़ी मुझे। मैं सबसे पहले तो मैं आरा गई, क्योंकि मैं आरा कभी देखा नहीं मैंने, तो आप उसे सबसे पहले मुझे पता तो होना चाहिए आरा क्या है, किधर है, क्या है। तो वहाँ गई मैं आरा। वहाँ पे फिर मैं ऐसी महिलाओं से मिली जो यही काम करती हैं, जो पेशेवर ऐसी गायिका होती हैं, जो द्व्यर्थी गाने गाती हैं और स्टेज शोज़ करती हैं, परफॉर्मेंसेस देती हैं। मैं उनसे मिली, मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए जैसे आप मेरा कर रहे हैं। मैंने गाने उनके रिकॉर्ड किए, फिर उनका मतलब ट्रांसलेट करवा के मुझे समझना पड़ा, और जब मुझे समझ में आया मैं शॉक से मर गई, क्योंकि वो इतने शॉकिंग है। हमारे फिल्म के गाने तो कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। फिर मैंने उनसे काफ़ी बातचीत करी, उनके शोज़ देखे मैंने। आरा में नहीं देख पाई तो मैं कोसी कलान मथुरा के आगे उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ गई, वहाँ मैंने नाच देखा। और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि हमें पता नहीं था कि अनारकली हमारे लिए गायिका ही थी, हमें पता नहीं था कि नाच होगा। वहाँ जब मैंने शोज़ देखे तब मुझे लगा कि अरे यार ये तो नाचती भी है। तो मैंने अविनाश जी को, जो निर्देशक हैं और निर्माता, संदीप कपूर को फ़ोन करके बोला सर कोरियोग्राफर चाहिए, हमको कोरियोग्राफर चाहिए। और ये शूट के काफ़ी तैयारी हो चुकी थी तब तक, जब तक मैं एक्चुअली शोज़ मैंने काफ़ी लेट शोज़ देखे, तो लास्ट मंथ में देखे मैंने शूट के पहले। तो फिर हमें जल्दबाजी करके कोरियोग्राफर ढूंढना पड़ा, बट लकीली हमें शबीना मिल गई, शबीना खान, जो प्रेम रतन धन पायो की कोरियोग्राफर है। तो बहुत अच्छा रहा एंड आई थिंक कि वो प्रेपरेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया, क्योंकि मुझे अनारकली को स्क्रैच से बिल्ड करना था, मतलब एक ब्लैंक कैनवस है जैसे, उसके ऊपर मुझे अनारकली बनानी थी। तो वो अच्छा रहा और मुझे वो आज़ादी अविनाश ने दी, वो बेस्ट था मेरे लिए, ताकि मुझे मौका मिला अपने आप ग्रो करने का और कुछ एक्सप्लोर करने का। आरा बिहार के आता है उसमें, तो अभी भी वहाँ पर इनइक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी अभी भी है, और ये मूवी में भी ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि हर मूवी में एक मैसेज रहता है। हाँ, आई थिंक डेफिनेटली, आई थिंक कि यार जेंडर इनइक्वलिटी और जो लिंग के ऊपर जो असमानता आधारित है, वो बिहार ही नहीं, हमारे पूरी इंडिया में और पूरी दुनिया में है। वो अगर आप देखें कि ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में
रोज़ हम एक नया न्यूज़ पढ़ते हैं, या तो दुनिया से या भारत से। सो वो है, आई थिंक हमारी फिल्म एक ऐसी मानसिकता को दर्शा रहा है जो लड़कियों को स्टेज पे तो डाल सकता है, सीटी बजा सकता है, ताली बजा सकता है, लेकिन जब वही लड़की सड़क पे उतरती है तो उसे इज्जत नहीं दे पाता है। या जब कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तब वो इमीडिएटली उस लड़की को अपने पेशे, या वो किस किस्म के कपड़े पहनती है, या क्या बीड़ी पीती है, या कितने मर्दों के साथ उसके रिश्ते रहे, उस बिना पे इमीडिएटली उसको अटैक करने की कोशिश करता है, उसको उस पर हमला करता है। तो हमारी फिल्म ये सारी जो मानसिकता है इसको दर्शा रही है, ये समाज के जो अंतर्द्वंद है उसको टटोल रही है। सो आई थिंक ये ज़रूरी फिल्म है, बहुत प्रासंगिक फिल्म है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली विमेन, महिलाओं के ये मुद्दे उठते रहते हैं हमारे समाज में। सो आई थिंक दैट हम लोगों ने एक्चुअली एक बहुत ब्रेव फिल्म बनाई है। मैम हाल ही में हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में पायरेसी को लेके बहुत ही फाइट चल रही है बहुत दिनों से। आपकी भी मूवी की एक सीन लीक हुई है, तो पायरेसी के बारे में क्या कहना चाहिए लोगों को? क्या मैं कहना चाहूँगी कि इट्स बुरी चीज़ है यार पायरेसी। वो हमें इंडस्ट्री को बहुत हर्ट करती है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं जो इतना पैसा और मेहनत लगा के देखते हैं, तो अपने फिल्में बनाते हैं, तो फिर वो पायरेसी हो जाती है, तो फिर कोई टिकट थिएटर में नहीं जाते, बिजनेस पे असर पड़ता है। एंड वो सैड चीज़ है, क्योंकि प्रोड्यूसर अगर नुकसान में रहेगा तो फिल्में कैसे बनाएगा, उसके पास इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी फिल्म बनाने की। सो पायरेसी इज़ अ रॉन्ग थिंग, इट्स मॉरली रॉन्ग, क्योंकि आपको हक नहीं बनता फ्री में ऐसे चीज़ें देखने का। किसी की मेहनत है, लोगों की ज़िंदगी, आमदनी चलती है, इससे उनकी रोटी आती है इस इंडस्ट्री से, इसलिए इंडस्ट्री को तो पैसा बनाना पड़ेगा ना लोगों की तनख्वाह देने के लिए, दैट्स वन। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि यार पायरेसी का एक फ्लिप साइड भी है, और वो ये कि अगर आप, मतलब ये मैं किसी एक इंसान को नहीं कह रही, मैं बतौर समाज कह रही हूँ, अगर आप फिल्म की टिकट के प्राइस 500, 1000, 1500 रुपया कर देंगे, जो एक हो सकता है लोगों की एक दिन की कमाई है इस देश में, तो कैसे लोग जाके देख सकते हैं? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि फिल्मों पे अब सिर्फ अमीर लोगों का हक है फिल्में, हॉल में फिल्में देखना? तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। फिर आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो टिकटों की मतलब फिल्मों की पायरेसी करें। दूसरी चीज़, हमारा सेंसर बोर्ड जो है वो इतने फिल्मों पे अपने पंजे मारते रहता है, कट्स देते रहता है, और कॉन्स्टेंटली वो फिल्मों पे इंटरफियर करते रहता है। फिर अगर अब मैं अगर हूँ, तो अगर मुझे पता है कि जैसे मुझे पता चलता है ना कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म पे कट्स लगाए हैं, मैं फिल्म ही नहीं देखती। मैं सोचती हूँ डीवीडी आएगी तो देख लूँगी, क्योंकि डीवीडी भी तो अनसेंसर्ड होगा, तो फिल्म में क्या फ़ायदा फिर देखने का? तो फिर इससे भी पायरेसी इंक्रीज होती है। फिर लोग सोचते हैं कि हम यूटॉरेंट पे डाउनलोड कर लेंगे, अनसेंसर्ड वर्जन देख लेंगे। सो आई थिंक एक्चुअली हमें अगर पायरेसी से लड़ना है तो हमें एक ही पहलू नहीं, सारे पहलू देखने चाहिए मुद्दे के। और मुझे लगता है फ्रैंकली यार बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे हॉल्स, एक तो हॉल के नंबर इंक्रीज़ होने चाहिए। इंडिया में जितनी फिल्में रिलीज़ होती हैं उसके प्रोपोर्शन में हमारे पास हॉल्स ही नहीं है सबसे पहले, और उसमें जितने हॉल्स हैं उस पर रीजनल फिल्में भी कॉम्पीट कर रही हैं। तो मतलब सारी भाषाओं की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा अगर हॉल्स बढ़ जाएँ, पहली चीज़ ये। दूसरा, आई थिंक कि कुछ ऐसा हमें प्रावधान करना चाहिए जहाँ सस्ती टिकटें हों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फिर पायरेसी की बात नहीं कर सकते। मैम सेंसरशिप की बात की तो आपके पुराने रिश्ते रहे हैं बहुत ही अच्छे से। रिसेंटली आपकी मूवी में भी एक सीन्स और वर्ड कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, तो उसके बाद में क्या कहते हैं? क्योंकि सेंसरशिप जब लगती है तो उसके वजह से जो डायरेक्टर रहते हैं वो खुल के बना नहीं पाते मूवी। मैं बहुत खिलाफ हूँ जो सेंसरशिप है, और जिस किस्म से जो CBFC है हमारा, उसका जो बर्ताव रहा है पिछले 2.5 साल में। मुझे लगता है कि CBFC का काम होना चाहिए सर्टिफिकेशन करना, फिल्म को सर्टिफाई करना। आप क्यों हमें बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इस फिल्म में? दूसरी चीज़, हमने आपसे A सर्टिफिकेट मांगा है, हम तो नहीं कह रहे कि ये फैमिली फिल्म है। तो जब 18 ईयर्स के ऊपर हमारे भारत का संविधान और कानून हमें हक देता है शादी करने का, वोट देने का, शराब पीने का, प्रॉपर्टी ओन करने का, गाड़ी चलाने का, बच्चे तो पैदा कर ही सकते हो बायोलॉजिकली, तो फिर फिल्म नहीं देख सकते आप? तो क्या इसका लॉजिक क्या है, राइट? सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। एंड हम ये भी चाहें कि अच्छी फिल्में भी बने, एक्सपेरिमेंट भी हो, और फिर हम फ्रीडम भी नहीं दें, बार बार सेंसर करते रहें, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो आप वही फार्मूला फिल्म देखते रहो, फिर वही उसी में खुश रहो आप। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट जिसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री को साथ मिलकर एक आवाज़ उठानी चाहिए। 2016 फेमिनिस्ट ईयर रही है वुमेन्स के लिए, सब एनस्टैंड उठा बना सब, तो अनारकली ये 2007 की स्टार्टिंग रहेगी। डेफिनेटली, आई होप सो, बिल्कुल रहेगी। एंड आई होप कि लोग आएँ और देखें, क्योंकि अच्छी फिल्में ज़रूरी फिल्में, एंड मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ देखें, बट डेफिनेटली लड़के भी देखें।
आई थिंक। और मुझे सिर्फ हमें आपकी सीटी और ताली नहीं चाहिए, मतलब वो आप लगा सकते हैं अगर आपका मन करे, लेकिन हमें आपका ध्यान चाहिए और हमें आपके 2 घंटे चाहिए जिसमें आप हमें अटेंशन के साथ इस फिल्म को देखो और सोचो इस फिल्म के बारे में। मैम फैन को अपने फैंस को क्या कहना चाहिए मूवी के बारे में? वेल 24 मार्च को प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए, अगर आप मेरे फैंस हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।